बजट संवाद। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं बजट पर बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस से सवाल करने के लिए, कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए डॉक्टर गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। बजट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि बजट आने के बाद क्या आपकी सरकार पर कोई खतरा महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि दीदी तो कह रही है कि बजट के अगले दिन ही आपकी सरकार गिर जानी चाहिए। देखिए, मोदी सरकार के ऊपर मुहर्रमी मातम बनाने वालों ने कम से कम आधा दर्जन बार तो मरसिया पढ़ ही लिया है पिछले 8 साल में। मगर हकीकत यह है कि वो नाकाम हसरतों की आरजू दिल की दिल में ही रह गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो जिस प्रकार का प्रचार प्रसार करते रहें, वो अपने धुन में मगन रहें। मोदी जी पूरी निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, इस भावना से कि चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भावना से काम करने में लगे हैं। तो गौरव जी, आपको जवाब मिल गया होगा। लगातार बीजेपी तो यही कह रही है कि ये तो ऐतिहासिक बजट है, ऐसा बजट जो देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाएगा, जो देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगा। 5 ट्रिलियन तो 2024 में बननी चाहिए थी, उसकी ओरिजिनल डेट वही थी। 2022 में किसानों की आय भी दोगुनी हो गई होगी, क्योंकि भारत सरकार का तो ये आंकड़ा है कि किसानी से किसान प्रतिवर्ष 27 रुपये कमा रहा। देखिए, सरकार की हालत यह है कि पूरी की पूरी सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हाइड हुई हुई, कहीं छुपी हुई बैठी है। और LIC हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, देश के और प्रतिष्ठित नेशनलाइज्ड बैंक हो, उनका पैसा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आज 24 जनवरी से लेके आज तक 75,000 करोड़ रुपया LIC का टूट गया। क्यों टूटा? कौन उसका जवाब देगा? और LIC का पैसा टूटता है तो किसका पैसा टूट रहा है? आपका, मेरा, हम जैसे करोड़ों लोग जो पॉलिसी लेते हैं उनका पैसा टूट रहा है। स्टेट बैंक का 75,000 करोड़ रुपया टूट गया। किसका पैसा टूटा? भारत सरकार का पैसा टूटा। भारत सरकार का पैसा टूटता है तो वो GST से किससे वसूल करेगी? हमसे ही करेगी ना। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये ऐसा बजट है जिसमें किसान को कुछ नहीं मिला, नौजवान को कुछ नहीं मिला, जवान को कुछ नहीं मिला। हां, ये बजट समर्पित था एक उस व्यक्ति को जिसकी वेल्थ पिछले 1-2 सप्ताह में काफी कम हुई है, उसको वापस उसी जगह पहुंचाने के लिए यह बजट समर्पित था। यह बजट, ऐसा बजट आया और ऐसे समय पे बजट आया है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी अपना बीमा कराने के लिए घूम रही है। LIC पूछ रही है मेरा इंश्योरेंस कहां से कराऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछ रहा है मैं अपने पैसा कहां सुरक्षित लेकिन गौरव जी, जो मिडिल क्लास को तोहफा मिला है और जो मिडिल क्लास को इन्होंने बजट में जो छूट, जो टैक्स में जो छूट दी है, उसे तो बड़ी उपलब्धि सरकार भी मान रही है। आप आर्थिक विषयों की जानकार है, ये मुझे पता है। आप बताएंगे क्या छूट मिली है और मैं बताता हूं आपको क्या मिला। सरकार कह रही है 7 लाख की, मैं कह रहा हूं 10 लाख की छूट तो पहले ही है मिडिल क्लास को। आप 3 लाख कम क्यों कर रहे हो? 5 लाख की छूट पहले थी, 2 लाख रुपए का आपका होम लोन का जो सेक्शन 24 में रिबेट थी, 80C में आपकी 1.5 लाख की PPF और LIC में रिबेट थी, 50,000 की NPS की रिबेट थी, 50,000 की इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था उस पर रिबेट थी। आप उस रास्ते पर रोड बना रहे हो जिस रास्ते पे कोई जा ही नहीं रहा है। और पिछले 2 साल से 2 टैक्स रिजाइम चल रहे हैं देश में। मुझे समझ में नहीं आता निर्मला जी और मोदी जी इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं। और दुनिया में, साथियों, आप सब लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हो, दुनिया में मुझे एक ऐसा देश बताओ जहां पे 2 तरह के टैक्स रिजाइम चल रहे हैं। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खेल रहे हैं क्या? A, B, C, D, जो लगाना उसको लगा दो। अरे आप बजट बनाने वाली सरकार इतनी कंफ्यूज स्टेट पर जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, जो कंफ्यूजन एक अभी गौरव जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में ये कंफ्यूजन है? चूंकि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये तो मित्रकाल का बजट है, कोई विजन नहीं है आपके पास, ना गरीबी को हटाने का, ना जॉब क्रिएट करने का, और जो एक इनइक्वालिटी है, यानी गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। देखिए, ये बजट अमृत काल में विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। परंतु जो उन्होंने मित्रकाल की बात कही, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, हम सब ने सुना होगा ना, अमृत कब निकला था? पहले विष निकला था ना सागर मंथन से, और विष के ऊपर पहली छाया किसकी पड़ गई थी? राहु की। कि जब से राहु काल कांग्रेस पे छाया हुआ है, तब से उनके लिए बड़ा मुश्किल है
कि वो अमृत को देख सके। अब मैं बताना चाहता हूं तकनीकी जवाब जो इन्होंने पूछा। देखिए, दो प्रकार के रिजीम, वैसे तो उनकी पार्टी में दो प्रकार का रिजीम चलता है, एक ऑफिशियल, एक वो अलग बात है, मगर मैं सिर्फ टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं। देखिए, भारत में इसलिए हमने कुछ वर्षों तक ओल्ड टैक्स रिजीम रखा है, जो इन्होंने बात कही कि होम लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, किसी भी और चीज का लोन ले लीजिए तो अलग प्रकार की छूट है। देखिए, अब क्या है कि हम युवा भारत है, 27 साल हमारी एवरेज एज है, तो एक वो पीढ़ी है जो 30 से कम की है, जिसको सैलरी मिल रही है शुरू में, मगर वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अभी उनके लिए लोन लेना, होम लोन या अन्य चीजों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनके लिए मॉडर्न जो हमारा लेटेस्ट वाला टैक्स रिजीम है वो बेटर है। एक वो पीढ़ी है जो 50s में है, जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही है, उसके लिए सेविंग्स ओरिएंटेड ज्यादा बेटर है। हमने दोनों का ध्यान रखा कि भाई उन जिन्होंने होम लोन ले रखा है, स्टडी का लोन ले रखा है, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए ध्यान रखना है, किसी को मकान बनाना है, वो उस रिजीम में चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिसको कैरियर बनाना है तेजी के साथ, वो लोन और इस चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना चाहता, वो उस पर। अब समस्या की बात यह है कि युवा हो या बुजुर्ग, ये इनके लिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि 52 साल का युवा है, और तो वो युवा की कैटेगरी में है या बुजुर्ग की कैटेगरी में, वो समझना मुश्किल है। इसीलिए देखिए, गौरव वल्लभ जी अर्थशास्त्र के जानकार हैं, तो इनको तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, परंतु ये जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उनको समझाना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। नहीं सुधांशु जी, वो तो बार बार कह रहे हैं ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर है ये बजट। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। देखिए, जो ओवर प्रॉमिस की बात कही ना, मैं आप सबसे पूछता हूं, भारत में सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या? राजनीतिज्ञों को लेकर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। साहब, जो कहते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, वो पूरा नहीं करते हैं। हमारे साथ उल्टा है, हमारे ऊपर यह आरोप लगता है कि अरे जो जो इन्होंने अपने एजेंडा में लिखा था सब पूरा करते जा रहे हैं। अब प्रॉमिस की बात देखिए, प्रॉमिस किस ढंग से पूरा किया जाता है वो अर्थशास्त्र इनके लिए समझना मुश्किल है। मैं बता रहा हूं एक लाइन में ही। 2014 में जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की बात कही, लोगों को समझ में नहीं आया क्यों खुलवा रहे हैं। जनधन खुलवाया, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आरबीआई के लोगों ने कहा था उस समय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा साहब पैसा कहां से आएगा? मोदी जी ने कहा खोलो अकाउंट, हम बताएंगे पैसा कहां से आएगा। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, फिर उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, फिर जीएसटी आया, फिर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम आई, और आप देखिए 8 वर्ष में देश बढ़ते बढ़ते इस रफ्तार से पहुंचा कि हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम उस स्थिति में पहुंचे कि आज हम तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के प्रोड्यूसर बन गए, यानी गाड़ियां चाइना अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे हमारे यहां बनती हैं। आज आईएमएफ की रेटिंग के हिसाब से हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। और मैं विनम्रता से पूछता हूं कि हमारे मित्र बता दें कोई भी G7 या G20 कंट्रीज में से जहां महंगाई की दर हमसे कम हो, हमसे ज्यादा हो, और विकास की दर हमसे कम हो। हम हर स्थिति में बात का जवाब दीजिए। इनके पास उपलब्धियां बहुत सारी हैं। सुधांशु जी एक सांस में सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि कितना भारत बदल गया है 2014 के बाद से। अमृतकाल चल रहा है, जैसा मेरे दोस्त ने बताया। अमृतकाल शुरू हुआ सुधांशु। अमृतकाल में भुखमरी की रैंकिंग हमारी 107वीं है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पड़ोसी सारे देश हमसे बेटर है। अमृतकाल चल रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग यूएनडीपी के अनुसार भारत में रहते हैं। अमृतकाल चल रहा है, जेंडर गैप में हमारी रैंकिंग 135वीं है। अमृतकाल चल रहा है, पर कैपिटा जीडीपी में हमारी रैंकिंग दुनिया में 142वीं है। अमृतकाल चल रहा है, पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंकिंग 144वीं है। अगर ये अमृतकाल है तो प्रभु ऐसा अमृतकाल मेरे देश को ना दे, ऐसा अमृतकाल ना दे जहां पे भूखमरी की रैंकिंग एशिया में हमारे से बेटर, हम सिर्फ अफगानिस्तान से बेटर कर रहे हैं और कहीं से बेटर नहीं कर रहे। क्या ये अमृतकाल है? ये अमृतकाल है सुधांशु जी। फिर आपने कहा कि दुनिया में कौन से देश में आपके जीडीपी किससे ज्यादा हो रही है। साथियों, आपको जान के ताज्जुब होगा, Q3 की जीडीपी जो अभी अनाउंस नहीं करी है, पहले बजट के पहले अनाउंस होती थी, पर सोचा अरे माहौल बिगड़ जाएगा, हिंडनबर्ग का हिडन हो जाएगा, तो उसको रोक दी। Q3 की जीडीपी और Q4 की जीडीपी 4% से ज्यादा आ ही नहीं सकती। आप तो गणित के जानकार है सुधांशु जी।
7% देश की एवरेज जीडीपी है, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की एवरेज 9.9 है, तो क्वार्टर 3 और 4 की 4% से ज्यादा आ ही नहीं सकती। क्यों लोगों को बरगला रहे हो? 2% बेरोजगारी की दर थी 2011-12 में, आज 8.5% है। शहरों में बेरोजगारी की दर 10% से ज्यादा है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर 22 के बीच 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं जो रोजगार में थी वो रोजगार के बाहर हो गई। टोटल जो एम्प्लॉयमेंट में थे 5.5 करोड़ लोग 2017 में वो एम्प्लॉयमेंट के बाहर हो गए। तो यही तो कह रहे हैं बजट में कि हम महिलाओं के लिए, मैम अमृतकाल जरूरी है, चूंकि नहीं आपने तो फिर ये जाके गलत सूचनाएं देंगे। आपने महिलाओं का जिक्र किया, इसलिए मैं महिलाओं की बात कर लेती हूँ। ये तो कह रहे हैं ना कि हम तो इस बार महिलाओं को भी बचत पत्र दे रहे हैं, वो बचत करें, अपने पैसे जमा करें, इसके लिए हम योजना शुरू कर रहे हैं। मैं तो आर्थिक एक विषय पे बात कर रहा हूं, आपने मेरे को बीच में टोक दिया। ये रुपये का साइन है, बड़ा मजबूत है, अच्छा है, पर देश का रुपया पिछले साल 2022 में एशिया का सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी देश की, और ये अमृतकाल चल रहा है। और मैं तो मोदी जी का वाक्य इनको याद दिलाना चाहता हूं, कहा करते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है साथियों, देश की साख नीचे गिरती है। अब ये साख कहां चली गई? जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ एशिया, डेप्रिसिएशन 10% से ज्यादा। जो आर्थिक सर्वे आया 2023 का, उसने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ने के कारण रुपया और गिरेगा। रुपया गिर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम में हम 144वें स्थान पे है। बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी, जिससे हम 1.5 गुना ज्यादा थे 2014 में, वो आज हमसे आगे हो गया। और हम यहां अमृत अमृत अमृत, अरे मैं तो महाअमृत बोल दूं, पर कंपैरिजन कम से कम मेरा इमर्जिंग इकोनॉमी से कराओ प्रभु, बांग्लादेश और श्रीलंका से मेरा कंपैरिजन मत कराओ। जैसा गौरव जी कह रहे हैं, ऐसे ही तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, नीलबटा सन्नाटा है आपका ये बजट। देखिए, मैंने कहा था ना कि अमृत काल में अगर विष भरा हुआ हो तो क्या होता। अभी सबसे पहले शुरुआत क्या की? हंगर इंडेक्स में हम नीचे थे। अरे पूरी बात बोलिए जनाब, पाकिस्तान हमसे ऊपर दिखाया गया था हंगर इंडेक्स में, और क्या हालत है खाने के ठौर नहीं शौक नवाबों वाले, यह हालत उनकी हुई है। और वो 99 रैंक पे, हम 107 पे। ये कौन सी एजेंसीज हैं जिन देशों को हमने खैरात बांटी अनाज की, वो हमसे ऊपर? जनाब मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत गिरी हुई मानसिकता के लोग थे जिन्होंने दिखाया कि अफगानिस्तान के तो हम बराबर हैं और पाकिस्तान हमसे ऊपर है, और उससे ज्यादा गिरी मानसिकता के वो हैं जो कोट कर करके छाती पीटते हैं कि देखो देखो हम हंगर इंडेक्स में नीचे। सोचना चाहिए भाई, आप सब टीवी पे देख रहे हैं क्या हाल है, और वो देश हमसे ऊपर है। ये क्रेडिबिलिटी की बात है। विदेश में कोई चीज छपेगी तो उसको लेकर किसी भी प्रकार से प्रचार करने में जुट जाते हैं। अब सिंपल सी बात कहता हूं, ये तो इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। आईएमएफ में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर चुके हैं। 6% हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है, और वर्ल्ड की ग्रोथ रेट क्या है? 2.9%। चलो छोटे बड़े सब इंक्लूड हो गए इसमें। 2.9% एवरेज ग्रोथ रेट रहने वाली है वर्ल्ड की। और रुपए की बताता हूं, यह कह रहे हैं रुपया डॉलर के मुकाबले कम हुआ है। बिल्कुल, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हुआ है, यूरो के मुकाबले मजबूत है, येन के मुकाबले मजबूत है, चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत है। क्यों साहब? वो जमाने गए जब अमेरिका सेंट्रिक मॉडल था। आज हम रशिया के साथ रूबल में और रुपए में खरीद कर रहे हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, इनके जमाने में हैसियत थी कि रुपए में खरीद फरोख्त कर लें? अमा मियां, अब वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे कि अमेरिका सेंट्रिक रुपया गिरता रहेगा, उसी पे आप देखते रहेंगे। और अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है? 2-2 बार वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है। अगर आप जाके देखें, $2.83 ट्रिलियन उसने छापा हुआ है। 60% अमेरिका से बाहर है। इसलिए 2-2 बार उनके रेट बढ़ाने पर भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं आ पा रही है। जब जुलाई 2022 में किया था, तमाम आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा था अब भारत से पैसा चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने 2022 जुलाई में अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। नहीं गया पैसा हमारे पास और आ गया। समस्या यह है, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी बात बोलो ना, कि येन के मुकाबले मजबूत, यानी जापान के मुकाबले मजबूत, यूरो के मुकाबले मजबूत, इटली मतलब लीरा के मुकाबले मजबूत, तो हम सब तरफ मजबूत है, मगर नजरिया अमेरिका की तरफ है। तो सुधांशु जी, एक सवाल तो लेकिन अभी भी बना हुआ है महंगाई का। जब इतना सब कुछ ठीक है इस देश में, तो आम जनता तो बजट से ये भी उम्मीद लगा रही थी ना कि जो महंगाई है, कम से कम तत्काल फौरी तौर पर कुछ तो राहत मिलेगी। हाँ, ये बात जो मिली नहीं। ये आपने कही कि आज के समय में भी हमारी महंगाई की दर विकास की दर से कम है, इस दौर में भी, जबकि कोविड से हम अभी निकल रहे हैं।
और रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और मैं विनम्रता से कहता हूं 14 साल हमारी सरकार रह ली, उन पूरे 14 सालों में केवल 2020 कोविड का दौर छोड़कर हमेशा महंगाई की दर विकास की दर के नीचे रही, यानी विकास दर ऊपर और महंगाई के नीचे। इनके 60 साल में केवल 2006 और 8 को छोड़ दें तो हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से ऊपर रही। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, अभी जो हंगर इंडेक्स की बात कही, आज आपको पता है कि पाकिस्तान में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 27% है, भारत में भी रही है कभी 26-27%, जाके चेक करिए 1973-74 जिस जमाने में 2% रेट ऑफ ग्रोथ, 26%, 23% महंगाई की ग्रोथ, यानी जमीन आसमान का अंतर था। तब ये कहते 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था। अरे ये वो जमाना था जिस जमाने में वो गाना बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जब फैक्ट्स पे बात करें, आज के जमाने में कोई भी जाके चेक कर सकता है कि आज महंगाई की रेट इस बुरी स्थिति के बाद भी विकास से कम है और इनके टाइम में अच्छी से अच्छी स्थिति में भी वो विकास की दर से ऊपर है। गौरव जी, कोई तो एक अच्छी चीज होगी, इतना लंबा चौड़ा बजट आया है, कांग्रेस सिरे से कह रही है कि ये जो बजट है पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से खराब है। कोई तो एक ऐसी योजना होगी जो आपको लगी होगी चलिए ये तो अच्छा कर दिया इन्होंने। साथियों, वित्त मंत्री ने रुपए की गिरावट पे एक तर्क दिया। सुधांशु जी, आप तो हाईली एजुकेटेड हो, मैंने गलत बोला तो बता दीजिएगा। आपने तो सुधांशु जी उनके तर्क को भी फेल कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। सुधांशु जी बोले चाहे डॉलर को भी छोड़ दो, हमें तो दूसरी करेंसी से कंपेयर करो। क्या कुतर्क दे रहे हो सुधांशु जी? दीज आर हाईली इलॉजिकल। थोड़ी तो कंटेस्ट से बात करो। रुपया गिर रहा है तो बोल रहे अरे ये तो वो बात हो गई, मेरे पड़ोसी का अंकल का लड़का फेल हुआ तो पड़ोसी अंकल बोल रहे हैं बच्चा फेल तो हुआ है पर उसके पास वाले पड़ोसी इसके बच्चा जो अंक लाया वो भी फेल हुआ पर हमारे बच्चे के अंक उससे ज्यादा आ गए। ये अल्प संतोषी का जो होने का जो आपका जो चलन है ना, इसको हटा दीजिए। फिर आपने पूछा कि कोई तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल है, बहुत एक अच्छी बात है कि थैंक गॉड दिस इज द लास्ट फुल बजट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ये सबसे अच्छी बात हुई, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी देश के लिए। और अगले 50 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये लास्ट फुल बजट है। ये सब इस बजट में सबसे अच्छी बात हुई। फिर आप बोल रहे हैं और टेक्निकली कुछ अच्छी बात बता दो। मैं अर्थशास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञाता हूं, पूर्ण ज्ञाता मोदी जी है। मेरे पास उनके बराबर ज्ञान नहीं अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी सबके ज्ञाता मोदी जी है। सुधांशु जी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे अभी तक। पर अर्थशास्त्र में जितना मुझे ज्ञान है उसमें मैं एक अच्छी चीज आपको बताता हूं साथियों कि सरकार ने जो कैपेक्स में जो एलोकेशन के लिए पैसा डाला है दैट इज गुड। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं यहां पे आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, पर कैपेक्स में जो पैसा डाला वो अच्छा है। पर बशर्ते सरकार कैपेक्स का पूरा पैसा जो बजटरी एस्टीमेट कर रही है वो खर्च करे, क्योंकि सरकार का जो पुराना इतिहास है प्राची जी, जैसे पिछले बजट में पीएम किसान में 68,000 करोड़ रुपए डाला था, खर्च किया मात्र 60,000 करोड़। पिछले बजट में अर्बन डेवलपमेंट में और सोशल वेलफेयर में 51,000 करोड़ डाला था, खर्च किया 46,000 करोड़। तो कैपेक्स में जो पैसा डाला अगर उसको खर्च करते हैं प्रोडक्टिव यूज में वो अच्छी बात है, मैं उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। पर मिडिल इनकम ग्रुप, क्योंकि हर बजट का एक प्रियम्बल होता है कि देश के सामने सबसे बड़ी आर्थिक समस्या क्या है। देश के सामने 3 आर्थिक समस्याएं थी, भयंकर निरंतर बढ़ती बेरोजगारी, भयंकर निरंतर बढ़ती महंगाई और भयंकर और निरंतर बढ़ती आर्थिक असमानता। इस बजट में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता पर एक भी ठोस नीति नहीं है, एक भी ठोस नियत से काम नहीं किया गया है। यह इस बजट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिजास्टर बना रहे हैं अगर हम उनको रोजगार नहीं देते। क्यों सुधांशु जी ऐसा हुआ? आप पढ़े लिख के आते हैं, मैं जानता हूं क्यों ऐसा हुआ कि जो बेरोजगारी दर 2% थी 2011-12 में वो 8.5% पर आ गई। साथियों, उसका कारण यह है कि जब आप बिना सोचे समझे, प्राची जी 10 सेकंड, जब आप बिना सोचे समझे नोटबंदी करोगे, बिना तैयारी के जीएसटी लगा दोगे, बिना सोचे समझे तालाबंदी करोगे। नोटबंदी से तालाबंदी का सफर यह हुआ कि हमारा पूरा एमएसएमई सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में ताले लगे। चलिए ठीक है, नौकरी का
जो वादा था वो वादा पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए देखिए गौरव जी तो धन्यवाद कर रहे हैं कि अब आपका आखिरी बजट है, अब 2024 भूल जाइए आप। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूं, पहले इनकी टेक्निकल बात का जवाब दूं। कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो हमने किया है, बाकायदा इसके ऊपर इकोनॉमिकल रिसर्च है कि यदि आप कहते हैं ना सीधा पैसा किसी के हाथ में दे दो, 1 रुपया अगर किसी के हाथ में देते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन 45 पैसे से लेकर 90 पैसे तक का होता है। और अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 रुपया लगाते हैं तो वो 3 रुपए 45 पैसे जाके बनता है। हमने पिछले बजट में 7.5 लाख करोड़ का किया था, पूरा खर्च किया, उससे पहले 5.5, उससे पहले 3.5। अब जैसे इन्होंने किसान सम्मान निधि का बताया था, जानते हैं क्या हो जाता है? इन्होंने कहा 68,000 एलोकेट किया था और 60,000 करोड़ की हुआ। क्यों हुआ? बंगाल जैसे कई बड़े बड़े राज्य किसानों का डाटा ही नहीं दे रहे। हमने तो प्रोविजन करके रखा था कि किसान सम्मान निधि देनी है। अब जब वो डाटा ही नहीं दे रहे हैं तो बगैर डाटा के किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? इसलिए वो पैसा पीछे रखने की जरूरत पड़ जाती है। और दूसरी बात इन्होंने कहा रुपए पे ऐसे नहीं, मैं फिर कह रहा हूं 35 देश रुपए में हमारे साथ ट्रांजैक्शन करने की वार्ता कर रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पेट्रोलियम पे जाता था, रशिया से रुपए में हम कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, बताइए आपके जमाने में आप रुपए में किस देश के साथ डील कर पाए थे? इसलिए आज भारत की हैसियत अलग है। और जहां तक ज्ञान की बात है, ज्ञान के बारे में तो अब राहुल गांधी से ज्यादा ज्ञान किसको हो सकता है? जिसको इनका ज्ञान देखिए कैसा बेहतरीन था। कोविड शुरू हुआ तो कोविड में मोविड देखने का ज्ञान किसको था? पूरी दुनिया में कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जिसने कोविड में मोविड देखा हो। फिर सुनिए, जब 15 अगस्त को 2019 को प्रधानमंत्री जी ने 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा अगले साल शुरू तक वैक्सीन आ जाएगी, अरे अचानक ये बन गए सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट। हो ही नहीं सकता, इतने कम समय में कैसे हो सकता? असंभव। अरे 10 देशों ने बना दिया। अब जब जनवरी में आ गई, कहते हैं अभी स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो गए, सैंपल सर्वे बताइए कितने का सैंपल साइज था, इतनी जल्दी कैसे हो गया, वगैरह वगैरह। और जब लगनी शुरू हो गई तो इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब वो तो हम लगवाएंगे नहीं। और तो और एक पार्टी वाले तो बीजेपी का वैक्सीन तक बोल दिए थे। और तो और इनका ज्ञान तो इतना अद्भुत है कि ये लोग कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, मगर राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था तो मुहूर्त मरमट के हो गए थे। ये भी बताने लगे थे कि मुहूर्त सही नहीं है, ये नहीं सही है। इसलिए आपके अप्रतिम ज्ञान का तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी का जो अद्भुत ज्ञान है उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि अखिलेश यादव साहब जिक्र कर रहे थे बातों ही बातों में, वो भी कह रहे हैं कि ये बजट में कुछ नहीं है। आप अगर किसानों को खुश कर रहे हैं, किसानों को नाराज कर रहे हैं और आप आम आदमी को खुश कर रहे हैं, आप किसी ना किसी को नाराज तो जरूर कर देंगे। अखिलेश जी की तरफ से बयान आया कि एमएसपी का कोई उल्लेख नहीं। आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, एमएसपी बजट में अनाउंस किया जाता है क्या? ये फसल के समय अनाउंस किया था, लास्ट टाइम अक्टूबर में किया गया था। बाजरे में 400 रुपए प्रति क्विंटल और बाकी में 100 से लेकर 150 रुपए प्रति क्विंटल होता था। अब जिसको इतनी ही समझ ना हो कि एमएसपी बजट में नहीं अनाउंस होता है, अब उसकी टिप्पणी के ऊपर हम क्या बताएं। और वैसे भी अखिलेश जी, जिन्होंने पूरे दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया हो कि रिपब्लिकन पार्टी का वैक्सीन है या कंजर्वेटिव पार्टी का वैक्सीन। और मैं कहना चाहता हूं, हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े देश थे आबादी में। क्या कहते थे कि भारत 3-4 साल तक नहीं कर पाएगा वैक्सीनेशन। पूरा वैक्सीनेशन करके दिखाया, 100% डबल वैक्सीनेशन 100 करोड़ 110 करोड़ लोगों का। और चाइना देखो क्या हाहाकार मचा हुआ वहां पे, जिसको लोग कहते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारा इक्विवेलेंस तो सिर्फ चाइना से हो सकता है ना। उसके बाद देखिए वहां क्या स्थिति। मगर अफसोस यह है कि जिसके नजर के ऊपर मोदी विरोध का मोदिया बिंदु चढ़ा हुआ हो, उसको आप अच्छा नजारा कैसे दिखा सकते हैं? इसलिए मैं राहुल जी से और इनसे अनुरोध करूंगा, चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है चेहरा पुराना। गौरव जी, मोतियाबिंद कैसे ठीक होगा आपका? सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते रहिएगा? प्राची जी सिर्फ ज्ञान की बात करेंगे आज, क्योंकि बजट पे तो मेरे सवालों का जवाब दिया नहीं। ज्ञान पे बात तो कहा ना कि सुधांशु जी एक देश बताइए ज्ञान, क्योंकि आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं बादलों के अंदर जहाज लेके छुप जाओ, रेडार नहीं पकड़ पाएगा। उस ज्ञान के बारे में भी प्रभु कुछ शब्द बोल दीजिए। एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति भी है जो गटर से गैस निकाल के चाय बना सकते हैं। एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति भी है जो कहते हैं a+b² में ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आ गया। एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति भी है। मैंने सिर्फ गणित और विज्ञान के ही आपको दिए, अभी भूगोल की बातें नहीं करी है, क्योंकि भूगोल में अभूतपूर्व ज्ञान है उनका। स्ट्रेटेजिक इश्यूज में और अभूतपूर्व ज्ञान है। सिर्फ 3 विज्ञान की बातें करिए। फिर दूसरी बात, प्राची जी, किसानों को क्या चाहिए था? आपने एमएसपी की बात की, मैं सुधांशु जी आपसे सहमत हूं। आपने कहा सुधांशु जी ने कि एमएसपी का जो अनाउंसमेंट है वो बजट में नहीं होता है। ही इज करेक्ट।
पर क्या सुधांशु जी, एमएसपी की लीगल राइट का उल्लेख बजट में नहीं हो सकता? उसकी नीति या उसकी पॉलिसी बजट में उल्लेखित नहीं की जा सकती? 6,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के मिल रहे हैं। देश में प्रतिवर्ष 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है, 7% का आरबीआई का 6.8% की एक्सपेक्टेशन है इस फाइनेंशियल ईयर में। क्या उनका किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया ही रहना चाहिए? ये इन बातों से लोगों को बरगलाओ मत। सच्चाई ये है, 27 रुपये प्रतिदिन भारत सरकार का आंकड़ा है, हिंदुस्तान का अन्नदाता किसानी से कमा रहा है, और रोज नई डेट। वो एक फिल्म का डायलॉग है, सुधांशु जी आपने देखी कि नहीं मुझे नहीं पता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पहले हमको कहा गया 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, 27 रुपए पे बैठे हैं अभी। क्या डबल होने के लिए सीएजीआर कितनी चाहिए सुधांशु जी? गणित के विद्यार्थी हो आप, कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी चाहिए डबल होने के लिए? निकाल के मोदी जी को दिखा देना, नहीं तो वो फिर नई तारीख दे देंगे। 2024 में, 2022 में हर हिंदुस्तानी को पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान मिला सुधांशु जी? कितने लोग हैं, कितने दर्शक हैं जो देख रहे हैं? क्योंकि मोदी जी की जो ओरिजिनल डेट थी उसमें 2022 में पक्का मकान मिल जाना चाहिए था। सुधांशु जी, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है आज? भारत की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है? 3.2, 3.3 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि 2024 में तारीख दी गई थी कि 2024 में 5 ट्रिलियन की बना देंगे। ये झूठी तारीखें देना, हर समस्या है। मतलब मेरे को एक याद है, मैं एक किराने की दुकान से सामान खरीदता था सुधांशु जी, वहां लिखा हुआ था उधार कल से शुरू, मोदी सरकार के पीछे लिखा हुआ विकास कल से शुरू। जब भी जाओ वो लिखा हुआ है। आप आज जाओ तो बोले कल से चालू होगा विकास, कल जाओ तो बोले परसों से होगा। ये इस तरह की बातें ना करें। सच्चाई ये है कि जीडीपी ग्रोथ का एवरेज पिछले 9 सालों का 5.2% रहा, और यूपीए के 10 सालों में 6.5% से एवरेज जीडीपी ग्रोथ हुई है। सच्चाई ये है कि यूपीए की नीतियों ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। सच्चाई यह है कि जो कोरोना के दौरान दुनिया में कहीं अति गरीब, एक्सट्रीमली पुअर लोग हुए हैं, तो उसमें 79% हिंदुस्तान में हुए हैं। सच्चाई यह है कि बॉटम के जो 50% लोग हैं देश के, वो 64% जीएसटी देते हैं, और जो ऊपर के 1% है वो मात्र, ऊपर के 10% है वो मात्र। चूंकि चर्चा किसानों की भी कर रहे थे और आप पक्के मकानों की भी कर रहे थे, तो इस बार तो किसानों को कर्ज देने के लिए इन्होंने राशि भी बढ़ा दी है, स्टार्टअप भी शुरुआत कर रहे हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में 66% बढ़ोतरी कर रहे हैं ये पीएम आवास योजना में। रांची जी, उधारी पे मैं अपना घर चलाऊं, यही तो इनका विकास का मॉडल है। जो अभी इन्होंने जो रिबेट की बात करी उसमें हमने कहा इनका जो रिबेट का मॉडल है उसमें कह रहे हैं खाओ पियो और ऐश करो, बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं सुधांशु जी, मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। मैं ग्रेजुएट होके बाहर पढ़ना के लिए जाना चाहता था। मेरे पिताजी मध्यम आय वर्गीय परिवार से थे, तो मैंने उनको कहा मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा जा, मेरे पास पीपीएफ का पैसा है। आप क्या आने वाले लोगों के लिए, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए ये उसका हक छीनना चाहते हो? क्यों सेविंग्स को खत्म करना चाहते हो? क्यों एग्जम्पशंस को खत्म करना चाहते हो? अगर एग्जम्पशन खत्म करना है तो अनाउंस करो। ये जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है ना, इससे इकोनॉमी का भी भला नहीं होता और लोगों का भी भला नहीं होता। कंफ्यूजन सुधांशु जी, ये कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल कह रहे हैं आपने शिक्षा बजट घटा दिया, आपने स्वास्थ्य बजट घटा दिया, यहां तक कि आपने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया। देखिए, उनका तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, मैं रिवर्स ऑर्डर देता हूं। अब उनको क्या बताया जाए, दिल्ली में दारू का दरिया बहा दिया, उसके बाद वो आ जाकर ये कहने का प्रयास करते हैं। मैं रिवर्स ऑर्डर में बताता हूं कंफ्यूजन क्या होता है। पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, हिमाचल में सरकार आई, 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया। 3 हफ्ते में 3 रुपया, यही क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है कि कुछ कहना और 3 हफ्ते के अंदर उससे मुकर जाना। और जब सवाल पूछा गया, याद करिए, तो कांग्रेस के सीनियर नेता ने क्या किया, एकदम किनारे माइक कर दिया, हमसे क्यों पूछ रहे हो। अब बताना चाहता हूं मैन्युफैक्चरिंग की बात। देखिए, हम सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। हमारी सरकार आने से पहले हम मोबाइल हैंडसेट कंज्यूमर थे वर्ल्ड में सेकंड, आज सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। 31 करोड़ स्मार्टफोन हमारे मैन्युफैक्चर हुए हैं। ये कोई बना थोड़ी रहा है, ये कोई जिन आके बना रहे होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है मोबाइल बनाने की सैमसंग, उसकी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में है।
कौन बना रहा? अरे आसमान से कोई आके बना रहा होगा। एप्पल के 25% फोन भारत में बनने लगे, कोई आसमान से बना रहा होगा। विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत भारत में बन गया, यह भी कोई आसमान से आके बना रहा होगा। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, वो भी कोई आसमान से आके बना रहा होगा। 3 करोड़ 60 लाख मकान बन गए, वो भी आसमान से आके बना रहा होगा। इसलिए मैंने वो उदाहरण दिए जहां आंकड़ों की ओट में छुपने का स्कोप इनके पास न रहे। यह तो सबके हाथ में है कि अगर इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो दिखाई पड़ रही है। और किसान की बात कहना चाहता हूं, पहली बात तो हमारे मित्र ने बुद्धिमान होकर क्या बोल दिया, इन्होंने कहा कि MSP का लीगल राइट का नियम तो बजट में हो सकता। फिर मैं कहता हूं, बजट में यह होता है कि एक्ट से पारित करके होता है, बजट में कब लॉ पास किया जाता है। यही है राहुकाल का प्रभाव। और अगर यह है तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, भारत में एक राज्य है जहां MSP है ही नहीं, यानी तथाकथित काला कानून लागू है। वो कौन है? केरल, जहां से इनके लिए परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय श्री राहुल गांधी जी सांसद हैं। पूछिए उनसे क्यों नहीं केरल में जाके धरना प्रदर्शन करते हैं जैसे दिल्ली में कर रहे थे कि काला कानून नहीं लागू, काला कानून हटाओ, काला कानून हटाओ। इसी को कहते हैं वहां चेहरा कुछ और यहां चेहरा कुछ और। इस कारण से यह समस्या आती है। और अंत में जो इन्होंने पहला वाक्य बोला था, गटर से गैस बन रही, तो मैं बताना चाहता हूं, नागपुर एक ऐसा शहर है जहां की सारी बसें CNG गटर के पानी से चल रही हैं। इसके लिए समझने की क्षमता चाहिए मान्यवर, मगर आपको क्या करें जब आप लोग घुस ही जाते हैं। मतलब देखिए, मैं अन्यथा नहीं लूंगा, मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा। राजीव गांधी जी के समय में इनके एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला था, न उनका नाम लूंगा न किसी का, अब वो सब पुरानी बात, उन्होंने वर्ड बोला था, अरे लोग गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, आप क्यों पड़े हुए हो। तो मुझे लगता है वो तब से लोग बाहर निकल ही नहीं पाए, इसलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा। और मैं अंत में अपनी बात पुनः वो कह के जरूर कहना चाहूंगा, 35 देश रुपए में हमसे एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। अपने जमाने में एक देश बताइए, और रशिया जैसा बड़ा देश पेट्रोलियम में करना चाह रहा है। ये हमने हालात बदले हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत की क्षमता और प्रभुत्व दोनों में बदलाव आया। नहीं, MSP पर जवाब आ गया, लेकिन एक और सवाल जो कांग्रेस आपसे बार बार पूछ रही है कि आप तो आय दुगनी करना चाह रहे थे ना, आपने तो कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन अभी तक किसानों की आय दुगनी हुई ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। हाँ देखिए, एक और बात बताना चाहता हूं, किसान हो या मध्य वर्ग, जब आप सिर्फ आय की बात करते हैं, इनके जमाने में क्या होता था, मैंने तो कहा ना, पैसा दे दीजिए, तो पैसे से सिर्फ अधिकतम 90 पैसा क्रिएट होता है या मिनिमम 45 पैसा। अब बताइए, गांव में बिजली होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, कितना भारी अंतर पड़ जाता है। हाईवेज के साथ सारे गांव जुड़ते हैं तो उसके बाद रोजगार के अलग प्रकार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब हमें देखना होता है, अब हमने 80 लाख महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन मिला है। यानी अगर हम एक पूरा इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे, तो अगर आप ये कहें कि सिर्फ, अब बताइए, मिलेट को हमने मोदी जी के प्रयास से 2023 मिलेट का वर्ष बना है। अब मिलेट के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट बन रहा है ताकि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी उठे। वरना इनके जमाने में क्या था, गेहूं चावल पे देते रहिए और आप पता करिए, उससे जमीन की फर्टिलिटी भी कमजोर हो रही थी और हमारी फूड डिपेंडेंसी दूसरी चीजों पे बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके लिए एक व्यापक दृष्टि चाहिए, संकुचित दृष्टि से आप उसे नहीं समझ सकते। गौरव जी, ये दृष्टि आपके पास नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बजट का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा, हमने शिल्पकारों का भी ध्यान रखा है। इस बार विश्वकर्मा सम्मान योजना आ रही है, उसमें शिल्पकारों को सम्मान मिलेगा, उनसे रोजगार क्रिएट होंगे। मेरे मित्र जल्दबाजी में क्या बोल गए, गटर का उल्लेख सबसे पहले किसने किया हमारे देश में, मैं भी उसका नाम नहीं लेना चाहता, और आप कह रहे हो वो गटर में ही पड़े, मैं भी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। आपने जल्दबाजी में बोल दिया होगा, माफी मांग लेना, पर मैं नहीं लेना चाहता। फिर बात हुई MSP के ऊपर। साथियों, MSP की लीगल राइट देने से पहले क्या आपको MSP के लिए एलोकेशन नहीं करना पड़ेगा मनी बिल में? सुधांशु जी, मैं तो पार्लियामेंट्रियन नहीं हूं, आप MP होके ऐसी बात कर जाते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या जब तक एलोकेशन नहीं होगा MSP के लिए आप लीगल गारंटी कैसे देंगे? मैं विधि कानून बनाने की बात नहीं कर रहा, आपकी नीयत की बात कर रहा हूं। आपकी नीयत में ही नहीं है MSP को लीगल राइट देने का, क्योंकि जैसे ही लीगल राइट देंगे उसके लिए एलोकेशन एक्स्ट्रा चाहिए था, क्या नहीं देना चाहिए था आपको? जब बजट में एलोकेशन ही नहीं होगा तो आप लीगल राइट कैसे देंगे? तीसरी बात, मैंने तो आपसे बहुत छोटा सा एक सवाल पूछा था सुधांशु जी, पुनः दोहरा देता हूं। ये कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, आपने हमारे नेताओं को गाली बोली, मैं वापस गाली का जवाब गाली में नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारा तो असूल ही है कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हुए हैं, इसलिए हम गालियों का जवाब गाली से नहीं, और आपसे जीत भी नहीं सकता प्रभु मैं,
गालियों उसमें नहीं जीत सकता। मैं अपनी हार गाली में स्वीकार करता हूं इनके सामने, मेरे पास नहीं है उतनी गालियां। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस बजट से कितनी नौकरियों का सृजन होगा? दुनिया का कोई ऐसा देश बताओ जहां पे दो तरह के दो टैक्स रिजाइम साइमल्टेनियसली चल रहे हो। 2 साल पहले 2 टैक्स रिजाइम चले थे देश में। कितने प्रतिशत एसएससीज ने, कितने प्रतिशत करदाताओं ने दूसरे टैक्स रिजाइम में अपना कर भरा है? वित्त मंत्री को भी नहीं पता, आप कैसे बता दोगे सुधांशु जी? वित्त मंत्री को भी नहीं पता। एक अनाउंसमेंट कर दिया फॉर द सेक ऑफ अनाउंसमेंट। लोगों के साथ मजाक मत कीजिए। लोग आपसे सीरियसली, देश के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी योजना आए जिनसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो। हां, हीरा जरूर सस्ता हुआ है और आज ही दूध महंगा हो गया और आटा तो पिछले 2 साल में निरंतर बढ़ता जा रहा है। शिल्पकारों के लिए योजना लेकर तो आए गौरव जी, कह तो रहे हैं कि हम शिल्पकारों को भी सम्मान दे रहे हैं, शिल्पकारों को भी रोजगार मिलेगा और उससे रोजगार क्रिएट होंगे इस देश में। तो ये जो स्कीम्स है प्राची जी, मैं तंग आ गया। आप नहीं आई प्राची जी तंग? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन, पीएलआई स्कीम। अरे पुरानी स्कीम का कभी तो बजट में उल्लेख कर लो। क्या पिछले 5 साल में, सुधांशु जी मैं चुनौती देता हूं, पिछले 5 साल के बजट भाषण उठा के देख लीजिए, एक बार भी मेक इन इंडिया स्कीम का उल्लेख नहीं है, जो कि मोदी सरकार ने बोला था ये हमारी प्रोडक्शन के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। खत्म कर दिया उसको। सुधांशु जी, ये जो क्या हुआ मैन्युफैक्चरिंग, कितना फायदा मिला मेक इन इंडिया से? क्या इस नई स्कीम चलाओ, पुरानी को भी भूलो? और जवाब ले लें। फिर मैं कहूंगा मुद्दों के अभाव में मेरे मित्र पुरानी बात को फिर रिपीट करने लगे, टैक्स रिजीम की बात। फिर कहने लगे कि जब तक लॉ नहीं होगा तब तक एमएसपी की गारंटी कैसे होगी? मैं पूछना चाहता हूं, ये रुपए का नोट हम लोग यूज करते हैं, ये पार्लियामेंट का लॉ है, सरकार की गारंटी है? आप अर्थशास्त्री है ना? अभी बताते तो इसका उस पर क्या लिखा रहता है? अभी आरबीआई गवर्नर कह रहा है, अब सुनिए, बताइएगा अपने टर्न पे, कि आरबीआई गवर्नर कहता मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, सरकार एमएसपी की गारंटी दे रही, मगर ये कह रहे हैं कि इनेक्टमेंट होगा पार्लियामेंट का तब हम मानेंगे। तो कहो कि अगर इनेक्टमेंट नहीं होगा तो नोट नहीं मानेंगे। ये बचकानी बातें हैं। इस ढंग की बातें करके आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। और मैं यह एक बात फिर कहना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग की तो हमने इतनी सारी चीजें गिना दी, उसके बावजूद उन्हें समझ में नहीं आया कि मैन्युफैक्चरिंग कहां कहां पे हो रही है और किस किस ढंग से वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड किसे कहते हैं? अभी इनके मुंह से निकला कि ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आए थे, और जिन सज्जन का ये बयान था उन्हीं का खुद का बयान है, मुझे देश में कहीं नफरत दिखी नहीं। अब आप इसे क्या कहेंगे? इससे ज्यादा कंफ्यूज स्टेट हो सकती है कि एक तरफ आदमी कहे मैंने तो कहीं नफरत देखी नहीं, और दूसरी तरफ मैं नफरत के बाजार में दुकान सजाने आया था। और कौन कौन से जहर बुझे सामानों से दुकान सजाने आए थे वो विषय अब समाप्त हो गया, उस विषय को जाने दीजिए। पर इन्होंने कहा कि गाली में मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये क्या था? हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, बाकी तो छोड़ दीजिए। अरे मौत की कामना, मौत के प्रकार बताना, टुकड़े टुकड़े करने की बात करना। अरे जनाब, जब इमरजेंसी लगी थी, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, तब भी हमने कभी इंदिरा जी की मौत की कामना नहीं की। मगर आपके नेताओं ने, छोटे मोटे नहीं, सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री, आपका महाराष्ट्र का नेता बोलता है, और जिसने टुकड़े टुकड़े कहा था वो जानते हैं कौन थे? वो ऐसे नेता थे जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे। इमरान मसूद सपा के नेता थे, मगर अगले दिन बोटी बोटी काटने का कहने वाले व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए अगले दिन राहुल गांधी उनके लिए प्रचार करने गए, फिर लाके यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। तो जनाब, इसलिए मैं कहूंगा कितनी भी आप नफरत करते रहो, मगर जनता की मोहब्बत मोदी जी के लिए बढ़ती रहती है। यह पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। गौरव जी, कैसी मोहब्बत है आपकी कि आप प्रधानमंत्री के लिए ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शब्द हम दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। प्राची जी, कांग्रेसी विधवा किसने बोला था सुधांशु जी? उस सज्जन का नाम बताऊं या आप बता रहे हो? मैं बताऊं क्या उस सज्जन का नाम जो एक महिला के लिए बोल रहा था कि कांग्रेसी विधवा? उस व्यक्ति का नाम बताऊं जिस बोल रहा था जर्सी का गाय, किसी तीसरी महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? उस सज्जन को शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? इसलिए ये गालियां और ये सारी कंपैरिजन करोगे ना तो आपको इतनी निंदा झेलनी पड़ेगी, आप सोच नहीं सकते। रही बात, हम टेक्निकल बात, सुधांशु जी एक मिनट, हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं तू मैं की डिबेट में नहीं जाना चाहता, टेक्निकल बात कर रहा हूं। सुधांशु जी,
फिर आप पार्लियामेंट्रियन है और बहुत पढ़े लिखे पार्लियामेंट्रियन है, देश आपकी तरफ उम्मीद से खड़ा है और हम तो चाहते हैं आपको नए मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाए, हम तो ये चाहते हैं आपसे। पर मैं आपसे पूछता हूं सुधांशु जी, ये जो 500 या 100 रुपए का नोट है ना, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को आरबीआई एक्ट में ताकत दी गई है कि वो ये लिख सके कि मैं धारक को फलाना रुपए वहन करने का आदेश देता हूं या मैं उसका बियरर हूं, साइन करने का पावर दिया गया है। क्यों आप बचकानी हरकतें कर रहे हो? यहां पे खड़े होकर मोदी जी का विरोध करते हो। मोदी जी ने स्वयं ने 2011 में कहा कि किसान को एमएसपी का लीगल राइट मिलना चाहिए, क्यों देने से बचते हो? इसका क्या कंपल्शन है? अब तो आपका दोस्त भी दूसरे नंबर से 20वें नंबर पर आ गया, उसका भी किसानी का काम खत्म ही हो रहा है, तो अब तो दे दो, अब तो सही समय भी आ गया है, आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि उसके साइलोज, उसकी किसानी का काम वो डूब रहा है, तो उसको हटा के किसानों को पैसा दीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल राइट दीजिए और मोदी जी की खिलाफत करना यहां खड़े होकर बंद कर दीजिए। जब वो मुख्यमंत्री थे, जब लीगल राइट मांगते थे एमएसपी का, अब हम लीगल राइट बोलते हैं तो बोल रहे 100 रुपए का नोट। अरे 100 रुपए के नोट में आरबीआई के गवर्नर को आरबीआई एक्ट के तहत यह लिखने की पावर्स भारत सरकार ने दी है, वो अपने मन से नहीं लिख देता है। उसकी इच्छा होती है कि आज चलो 2000 के 5 नोट छाप के लिख दूं, वैसा नहीं होता है। ऐसी बचकानी बातें मत करो, किसानों को उनका हक दो। 27 रुपए प्रतिदिन किसान किसानी से कमा रहा है। मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए ठोस नीतियां लाओ, रोजगार को, बेरोजगारी को किस तरह खत्म किया जाए उसके लिए ठोस नीति लाओ। 5.5 करोड़ लोग अपने रोजगार से बाहर हो गए और आपने प्राची जी एक शब्द बोला था कि इन्होंने तो ओवर डिलीवर कर दिया। प्राची जी, आप ही के नेता का ट्वीट था। इन्होंने कहा कि हमने तो ओवर डिलीवर कर दिया। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का बात था, 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, ये आई क्या? 18 करोड़ छोड़ के 18 लाख भी आई, ओवर डिलीवर कर दिया। 15 लाख रुपए हर जने के खाते में देने की बात थी, 15 पैसे भी किसी के खाते में आए हो तो बताओ, ये ओवर डिलीवर कर दिया। स्कीम्स अनाउंस करो, स्कीम को 1 साल तक उसका इश्तिहार चलाओ, उसको डंप करो, अगले बजट में नई स्कीम लगाओ। बार बार गौरव जी यही पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा? देखिए, मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा कि आखिर में सच को कबूल कर ही गए। इन्होंने क्या बोला कि आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई को पावर है और उसी की वजह से वो लिख के गारंटी देता है, यही बोला ना? किंतु परंतु नहीं है ना? बिल्कुल। अब बताइए, हम भी तो यही कह रहे थे, किसान कानून एक्ट से पारित थे पार्लियामेंट का, और उसी की तरह हम कह रहे थे गारंटी देंगे, तो कह रहे थे नहीं, अब हमें एमएसपी के लिए लॉ चाहिए, यही बोला था ना? देखो आ गए ना। बचकानी बात कौन कर रहा था, घुमाने की कौन कोशिश कर रहा था? हम भी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू देने की बात कर रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या है, यहां तो छाती पीटना है। मैं पुनः कहता हूं, केरल में क्यों नहीं वो एक्ट लाने की बात करते हैं? वहां पर एकदम शांति क्यों छा जाती है? ये कम्युनिस्ट जो यहां आकर दिल्ली में छाती पीटते हैं, वहां उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, किसान के लिए पीएमसी एक्ट की बात नहीं करते, इस कारण से इनके सामने यह समस्या आती है। अब हम यहां यह भी कहना चाहेंगे, देखिए, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, पूरी दुनिया में और हमारे यहां अंदर तक जो आपने आंकड़ा दिया गरीबी का, मैंने आईएमएफ का कोट किया है, किंतु परंतु हो तो आप जान लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह आईएमएफ में रहे हैं, तो आप उनसे बड़े अर्थशास्त्री होने का दावा आप लोग नहीं कर सकते। परंतु समस्या क्या है कि अगर आपको कोई चीज कंस्ट्रक्ट होती हुई दिखती ही नहीं है, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है? इसीलिए मैंने मकान से लेके, रेलवे से लेके, रोड से लेके, एयरपोर्ट से लेके, मोबाइल तक इतनी चीजें बता दी जो कि भारत में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु। और तो और एक बात बताऊं, अरे सीमा पर सड़कें भी बहुत तेजी से बन रही हैं, जो इनके जमाने में कहा जाता था हमारी स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी है कि देयर शुड नॉट बी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर्स। तो हमने सब कुछ किया है, मगर उसको देखने के लिए जहां से शुरू किया था वही लाइन बोलते हैं, विष भरी दृष्टि नहीं, अमृत की दृष्टि चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है जो कहता है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका अर्थ होता है, अगर किसी की स्वयं की प्रज्ञा यानी बुद्धि जागृत ना हो, उसको कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा दीजिए, ये वैसे ही है किसी ने आंखें बंद कर रखी हो या उसकी आंखें ही ना हो, तो कितना भी दर्पण दिखाइए उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इनके साथ वह स्थिति है। चलिए, जाते जाते गौरव जी 10 में से कितने नंबर देंगे बजट को? देखिए, 0 नंबर दे नहीं सकते, क्योंकि छात्र ने अपना नाम तक उत्तर पुस्तिका पे नहीं लिखा है, क्योंकि ये ऐसा बजट बनाया है जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है। इसलिए मैं 0 को
शून्य नंबर देके शून्य की निंदा नहीं करना चाहता। इनको भ्रामक बजट बनाने के लिए नेगेटिव मार्किंग करनी चाहिए इनकी, क्योंकि इन्होंने भ्रामक बजट बनाया है, इसलिए शून्य नहीं दे रहा। और प्राची जी, मैंने हंगर इंडेक्स की बात कही तो इन्होंने कहा हंगर इंडेक्स ही फर्जी है। मैंने जेंडर गैप इंडेक्स की बात करी, वो भी फर्जी है। आईएमएफ में हमारी पर कैपिटा जीडीपी 142वें स्थान पे है, वो भी फर्जी है। आईएमएफ में ही पर कैपिटा इनकम हम 145 पे है, वो भी फर्जी है। अगर ये, मैं तो खुशकिस्मत हूं, प्रभु ने लाज रखी, इन संस्थाओं ने अपना हेडक्वार्टर भारत में नहीं बनाया, वरना ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनकम टैक्स के अब तक छापे पड़ जाते वहां पर। उनको बुलाते थे तफ्तीश के लिए कि भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हंगर इंडेक्स में ऐसी रैंकिंग देने के लिए। आप दुनिया की रैंकिंग्स को आप नजरअंदाज कर देते हो, आईएमएफ को नजरअंदाज, हंगर इंडेक्स नजरअंदाज। आप मानते किसको हो? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में रैंकिंग पॉजिटिव कैसे कीजिएगा? एक बात बता देता हूं। पहली बात, हंगर इंडेक्स पे जवाब नहीं दे पाए कि पाकिस्तान हमसे नीचे है, कोई बात नहीं। फिर पाकिस्तान, मैं एक और बात बताता हूं। अरे भाई, करना चाहता हूं देश का कंपैरिजन अमेरिका से। अरे आप कर रहे हैं ना, उसने पाकिस्तान को नीचे दिखाया हुआ। मैंने तो नाम अमेरिका से भी कंपैरिजन नहीं, आपने कहा तो हम अमेरिका में। सुधांशु जी, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। क्यों आप ही कह रहे थे? मैं तो नाम नहीं ले रहा भैया। आप उलझना नहीं चाहते होगी दोस्ती मेरी। अरे उलझना नहीं चाहते थे भाई। अब मैं नहीं लूंगा ना। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेके एक ही लाइन कह देता हूं। आपको पता अगर कोई चीज नल एंड वॉइड हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? विधि शून्य, यानी लीगली शून्य। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मस्तिष्क संज्ञा शून्य होता है, जो बुद्धि शून्य होते हैं, और बाल बुद्धि शब्द को उन्होंने असंसदीय घोषित कर दिया है, इसलिए उनके लिए इसमें निगेटिव ही दिखाई पड़ेगा। जबकि हकीकत यह है, यह तो वो बजट है जिसने वो मार्ग प्रशस्त किया, इसको 100 में 125 नंबर दिए जाएं तो भी कम है। इसने वो मार्ग प्रशस्त किया है कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।